गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 पढ़ने वाले हैं, जिसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त जी, जिनका जन्म सन 1886 एवं निधन सन 1964 ईस्वी में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरगांव में हुआ। बाल्यावस्था से ही कविता में इनकी रुचि थी। इनकी प्रारंभिक रचनाएं हिंदी की पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रोत्साहन ने इनके कवि व्यक्तित्व का परिष्कार किया। जैसे कि यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त के बारे में बताया गया है कि इनका जन्म झांसी जिले के चिरगांव में हुआ। बाल्यावस्था मतलब बचपन से इन्हें कविता लिखने का शौक़ था। तो इन्होंने जो बचपन में जो कविताएं लिखी, मतलब जब बड़े हुए थोड़े तो कविता लिखना शुरू किया, तो सरस्वती जो पत्रिका थी उसमें प्रकाशित हुई। उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो थे वो भी एक बहुत बड़े साहित्यकार कविताकार हैं। तो जब भी उनके प्रोत्साहन में आए, मतलब उनकी शरण में आए, तो इनके व्यक्तित्व को और अच्छा मिला और इससे और अच्छी कविताएं लिखने लगे। उसके बाद इन्होंने राम काव्य भी लिखे। तो राम काव्य लिखने की प्रेरणा भी इनको अपने परिवार से, अपनी संस्कृति से मिली। जो इनके बचपन से इनके घर में इस तरह का माहौल था, तो पारिवारिक संस्कारों की वजह से भी इन्होंने राम काव्य लिखे। उसके बाद फिर ये और जैसे जैसे आगे बढ़े तो राष्ट्रीय परिस्थिति, तत्कालीन मतलब उस समय जो इनके सामने था, तत्कालीन राष्ट्रीय परिस्थिति से प्रभावित होकर भी इन्होंने कविताओं में, इनकी जो कविताएं थी उसमें राष्ट्रीय चेतना, स्वदेश गौरव की गुण सुनाई देने लगी। इसी कारण ये राष्ट्र कवि के संबोधन से प्रसिद्ध हुए। मतलब जैसे कि आप देख रहे हैं, बचपन में कविता लिखने लगे। उसके बाद जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो खुद एक बहुत बड़े लेखक थे, उनके शरण में गए तो और इनका व्यक्तित्व निखरा। उसके बाद इन्होंने राम काव्य लिखे। उसके बाद जब इनके सामने तत्कालीन परिस्थिति जो थी उस समय कि अंग्रेज़ों का राज्य था, तो उससे प्रेरणा लेकर भी इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी। तो इस कारण ये राष्ट्र कवि के संबोधन से भी प्रसिद्ध हुए। इनको लोग राष्ट्र कवि भी कहने लगे। भारत भारती, साकेत, पंचवटी, यशोदा, विष्णुप्रिया आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अनुपम योगदान के कारण इन्हें, मतलब काफ़ी योगदान दिया, तो उस योगदान के कारण इन्हें 1954 में पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया, मतलब नवाजा गया, जो बहुत ही बड़ा एक पुरस्कार है जो बहुत ही कम लोगों को दिया जाता है। तो इनको मिला पद्म भूषण। और तथा इसके बाद राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत किए गए, राज्यसभा के सदस्य भी बने। प्रस्तुत काव्य भारत भारती से लिया गया। ये जो नीचे कविता की जो पंक्तियाँ दी गई हैं, जो कि हम कविता पढ़ने वाले हैं, भारत गौरव, उसकी जो पंक्तियाँ दी गई हैं वो भारत भारती से लिया गया है। और जिसमें 3 खंड में देश का अतीत, वर्तमान, भविष्य चित्रित किया। अतीत मतलब भूतकाल, वर्तमान मतलब हमारे सामने जो है, और भविष्य मतलब जो आगे होगा, तो उसका चित्रण किया गया। गुप्त जी ने भारत के अतीत का गौरवशाली चित्र प्रस्तुत किया। अतीत मतलब जब भूतकाल में भारत कैसा था। इन्हीं विशेषताओं के आधार पर उसे विश्व के सिरमौर पद पर प्रतिस्थापित किया गया। इस कवि ने भारत सभ्यता और संस्कृति के गौरवगान किया। इसके साथ साथ आर्यों के महान जीवन आदर्शों का चित्रण भी किया गया है। तो इस तरह से हम कविता की पंक्तियाँ देखेंगे। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ है। फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ है। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि वह कौन, भारतवर्ष है। अब जैसे कि यहाँ पे पहले लाइन में क्या है, प्रश्न किया गया है, भूलोक का गौरव, भारत की पुण्य लीला स्थल कहाँ है। मतलब इन पंक्तियों के साथ लेखक कहते हैं कि वह स्थान कहाँ है जिस पर संसार को गर्व है। मतलब पहली पंक्ति के द्वारा लेखक कवि ही कहते हैं, मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि भूलोक का गौरव, प्रकृति का वह पुण्य लीला स्थल का है। वो कहते हैं कि वह स्थान कहाँ है जिस पर संसार का गौरव है और जो प्रकृति की पवित्र क्रीड़ा भूमि है, मतलब खेल भूमि। फैला मनोहर वही गिरी हिमालय और गंगा जल जाए। फिर वो कहते हैं कि वह स्थान वही है जहाँ हिमालय पर्वत और गंगा नदी बहती है। तो वो आंसर में, मतलब उत्तर में क्या कहते हैं कि वह स्थान वही है जहाँ हिमालय पर्वत और गंगा नदी बहती है। उसके बाद वो कहते हैं संपूर्ण देशों में अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि वह कौन, भारतवर्ष है। फिर वो कहते हैं कि दुनिया के सभी देशों में सबसे अधिक श्रेष्ठ उन्नत देश कौन सा है, वह देश और कोई नहीं, वह ऋषि भूमि भारतवर्ष ही है।
फिर वो क्या कहते हैं कि संपूर्ण देशों में, मतलब दुनिया के सबसे अधिक देशों में अधिक उन्नत श्रेष्ठ देश कौन सा है, तो वह देश कोई और नहीं, वह ऋषि भूमि भारतवर्ष ही है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। ऐसा पुरातन देश कोई और विश्व में और क्या और है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। विधि ने किया न सृष्टि का पहला यही विस्तार है। फिर वो कहते हैं हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। फिर वो कहते हैं हाँ, वह बूढ़ा भारतवर्ष संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ देश है। फिर वो कहते हैं कि ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में ऐसा है क्या। पुरातन मतलब पुराना, प्राचीन देशों में इसके मुकाबले कोई और ऐसा देश है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। विधि ने किया न सृष्टि का पहला वही विस्तार है। फिर वो कहते हैं भगवान ने संसार में वैभव के जो स्थान सबसे पहले बनाए, प्रथम संग्रह भंडार इसी देश में हुआ है। वो क्या कहते हैं कि जो प्रथम भंडार बना वो भी इसी देश में हुआ। ब्रह्मा ने मानव सृष्टि का विस्तार भी यहाँ से ही किया है। वो कहते हैं कि विधि ने किया न सृष्टि का पहला विस्तार, मतलब ब्रह्मा जी जो थे जब उन्होंने दुनिया बनाई तो सबसे पहले उन्होंने भारत की भूमि से ही मनुष्यों को बनाया है। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, ऐसी निवासी इसके निवासी आर्य हैं। वो क्या कहते हैं कि भारतवर्ष की यह पवित्र धरती पूरे विश्व में सबसे प्रसिद्ध है और इस देश के निवासी आर्य हैं, मतलब इस देश के प्रथम निवासी कौन, आर्य हैं। विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य। फिर वो क्या कहते हैं उन्होंने ही सारी चीज़ें बनाई, उन्होंने ही सारे संसार में सबसे पहले विद्या, पढ़ाई, कला और कौशल का ज्ञान दिया है। वह आर्य जो भारत के सबसे पहले निवासी थे, उन्होंने ही कला, कौशल और विद्या का ज्ञान दिया है। संतान उसकी आज यद्यपि हम अधोगति से पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ हैं खड़े। वो बोलते हैं यद्यपि उन आर्यों की संतानें आज बुरी दशा में हैं, फिर भी उनके महान चरित्र के कुछ निशान आज भी यहाँ पे मौजूद है। वो क्या बोलते हैं कि भले आज उनकी जो संतानें थी वो मतलब बुरी दिशा में है, खराब है, उनकी स्थिति अच्छी नहीं, लेकिन फिर भी उनके कुछ अच्छे महान चरित्र के निशान आज भी कुछ यहाँ पे मौजूद हैं। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थ रथ की मोह की मदिरा कभी पीते ही न थे। वो क्या कहते हैं कि वे आर्य ही जो थे, वे आर्य ही थे, भारत के पहले निवासी वह आर्य ही थे जो कभी अपने लिए या अपने जीवन को कभी अपना नहीं समझते थे, मतलब ना वो कभी अपने जीवन को अपना समझते थे, ना ही वो कभी अपने लिए जीते थे। वे स्वार्थ रथ की मोह की कभी नहीं पीते थे और उन्होंने कभी भी अपने ही लाभ का मोह नहीं किया, मतलब कभी वो अपना लाभ, अपना मोह नहीं देखते थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी। फिर वो क्या बोलते हैं, वे संसार का उपकार करने के लिए जन्म लेते थे, मतलब क्या कि संसार की सिर्फ परोपकारी भलाई करने के लिए जन्म लेते थे। फिर निष्क्रिय मतलब बिना कुछ काम किए होकर वो कैसे बैठ सकते थे, ऐसा इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक कहते हैं। तो इसी के साथ ये कविता यहाँ पे समाप्त होती है। आशा करती हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम इसके शब्दार्थ और टिप्पणी देख लेते हैं। गौरव मतलब सम्मान, गौरव मतलब सम्मान। प्रतिष्ठा, भूलोक मतलब संसार दुनिया। लीला स्थल मतलब महान पुरुषों की क्रीड़ा भूमि, खेलते हुए। उत्कर्ष, उन्नति, प्रगति। सिरमौर मतलब श्रेष्ठ, पुरातन यानी प्राचीन। भवभूति मतलब संसार का वैभव। विधि मतलब ब्रह्मा, सृष्टि की रचना करने वाले प्रथम देवता। आचार्य मतलब शिक्षक, आदर्श आचार को आश्रम में लाने वाला व्यक्ति। अधोगति मतलब अवनति, दयनीय दशा। स्वार्थरत मतलब केवल अपना ही लाभ देखने वाला। मदिरा मतलब शराब। मध्य मतलब संसार, मदिरा मतलब शराब या मध्य। संसार मतलब दुनिया। निश्चेत मतलब निष्क्रिय, चेष्टा रहित। तो इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। धन्यवाद।